हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पिछली वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन समझी थी। आज के सेकंड वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम और सीयूटी दोनों के लिए बहुत ही स्कोरिंग है। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा? इस वीडियो में बताऊंगा एलपीपी का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, कंस्टेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं, फीजिबल रीजन कैसे आइडेंटिफाई होता है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलपीपी का, जिसको कि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, और वो है हमारा क्या, मैक्स जेड इक्वल टू 4x प्लस 3y। अब इसमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या गिवन है? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है कि हमें वो जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और वो मैक्सिमम जेड की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता चल जाए। तो एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें जो कंस्टेंट दिया वो ये है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें एलपीपी का क्वेश्चन मिलता है, जितने भी इनइक्वालिटीज़ रहते हैं इनको हम सबसे पहले इक्वल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इक्वल के फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि इनको इक्वल में लिख लेंगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज एक्स प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, तो अब जो पहला इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इनको हम x पे और x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालेंगे इसका। तो जब x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालोगे, तो अगर x पे इंटरसेप्ट निकालते हो तो उसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8, मतलब 8,0। ये आपका क्या होगा, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया। सिमिलरली हम इसको y पे इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को क्या हो जाएगा, y पे x 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8, मतलब x है 0 और y क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है और ये हमारा y एक्सिस पे। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन उसके लिए भी हम सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर y आप 0 रखते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12,0 x एक्सिस पे और आपका 0,4 आपका y एक्सिस पे। ओके, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को, जो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x प्लस 3y इक्वल टू 12, इन दोनों का मैंने क्या किया, इस ग्राफ में मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये हमारा पहला इक्वेशन है जो हमारा आप देख रहे हो 8,0, 0,8, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हमारा जब मैंने क्या किया, इन इक्वेशंस को मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब ड्रॉ कर लेते हो तो ड्रॉ करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे कुछ एरिया आपको दिख रहे हैं, कुछ एरिया, जैसे आपको देखो, ध्यान से देखो आप, तो आपको ये एरिया दिख रहा हुआ है, जैसे ये दिख रहा है, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है और ये एरिया दिख रहा है, यानी ये सब आपको एक रीजन दिख रहे हैं, एक रीजन देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि कोई एक ऐसा रीजन होगा जिसमें क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। तो वो सॉल्यूशन हमें पता करना है कि आखिर वो होगा कौन सा। तो यहाँ पे अब हम हेल्प लेंगे किसकी, अपनी जो गिवन कांस्टेंट है उसकी। चलिए तो कांस्टेंट की हेल्प लेते हैं। कैसे लेंगे कांस्टेंट की हेल्प? तो हमें करना क्या है कि कोई भी रैंडम वैल्यू, जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो पहला इक्वेशन मेरा क्या है आपका, ये पहला इक्वेशन है। इस पहले इक्वेशन में कोई भी रैंडम वैल्यू, इस जो पॉइंट 8 है, मतलब जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट किया हुआ है, इसके बाद की कोई वैल्यू या इससे एक पहले की वैल्यू, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो आप, और देखो आप रख कर ले लो आप। तो जैसे मान लो मैंने एक रैंडम वैल्यू ले ली 9, सपोज मैंने वैल्यू ले लिया 9 ले लिया जस्ट 8 के बाद, मतलब 9, मतलब ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 9,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 9,0, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, तो 9,0। अब इस 9,0 को मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो पहला इक्वेशन, वो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा, इक्वल नहीं, इनइक्वालिटीज, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर आप यहाँ पे करते हो तो x की वैल्यू अगर 9 लेते हो, y की वैल्यू अपने 0 लिया, तो 9 प्लस 0 कितना हो गया 9। जब 9 लिया आपने तो 9 कभी भी लेस देन इक्वल टू 8 नहीं हो सकता, यानी 9 की वैल्यू भाई 8 से कम तो हो नहीं सकती। इसका मतलब जो आपने रीजन चूज किया, मतलब जो आपने पॉइंट चूज किया, वो इस लाइन से आपने इस साइड जो चॉइस किया था, अब ये इधर नहीं होगा, यानी आपका सॉल्यूशन कभी भी इस साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ फेल हो गई। तो आप क्या करोगे, इसके जस्ट अपोजिट जाओगे। इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन जो मिलने वाला है वो इस साइड मिलने वाला है, यानी इस लाइन, यानी फर्स्ट जो लाइन इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, वो फर्स्ट इक्वेशन के इस एरिया को कवर करेगा। तो इस एरिया में आपके अभी भी क्या है कि दो रीजन और दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, लेकिन अभी हमें डिसाइड नहीं हुआ कि हमें कौन सा रीजन लेना है, ये लेना है या ये लेना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, फिर उसी को अगेन कंटिन्यू करेंगे। हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। अभी हम सेकंड इक्वेशन जब लेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये रहा, इसमें भी रैंडम वैल्यू चूज करते हैं। अब जब रैंडम वैल्यू चूज करेंगे तो हम क्या चूज कर लेते हैं 11। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया,
इसको चूज किया 11, यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 11,0, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 11,0। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, अब अपने सेकंड इक्वलिटीज में रखेंगे। तो रखेंगे जब हम 11 + 3 × 0 मतलब आएगा 11। 11 जो होता है वो 12 से हमारा कम है, बिल्कुल सही। यानी ये कंडीशन बिल्कुल सही हो रही है, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन से, यानी इस लाइन के इस एरिया, यानी इससे कवर एरिया इस साइड हम कवर करेंगे। तो आप देख रहे हो कि जो पहली लाइन थी उसमें ये एरिया यानी इसके नीचे और ये इसे, यानी कॉमन एरिया अगर देखा जाए, अगर यानी ये पहले मैं अगर ड्रॉ करता हूं एक, मतलब पहले इक्वेशन में मैंने क्या देखा, पहले में मैंने देखा कि आपका ये पूरा एरिया कवर हो रहा था, पहले कंडीशंस में आपका ये एरिया पूरा कवर हो रहा था। फर्स्ट इक्वेशन में, ओके। और सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे हो कि कौन सा एरिया कवर हो रहा है आपका, सेकंड इक्वेशन में आपका एरिया कवर हो रहा है ये। सेकंड इक्वेशन में आपका ये एरिया कवर हो रहा है। तो अगर कॉमन एरिया देखा जाए तो कॉमन एरिया आपको क्या मिल रहा है, कॉमन एरिया जो मिल रहा है आपका वो मिल रहा है कॉमन एरिया इसके अंदर, मतलब ये आपका कॉमन एरिया हो गया, ये आपका टोटल कॉमन एरिया हो गया। जैसे ही आपको कॉमन एरिया मिला है उसको कहते हैं फीजिबल रीजन। ठीक है, अब यही हमारा जो फीजिबल रीजन होगा वही हमें क्या देगा, आपका सॉल्यूशन देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो रीजन मिला है उसके कॉर्नर पॉइंट को हम देखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट हमारा ये हो गया, कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है, कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है, और कॉर्नर पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं। जैसे ये हमारा O है, ये कॉर्नर पॉइंट A, ये कॉर्नर पॉइंट B, और ये कॉर्नर पॉइंट हमारा C। अब हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट को, तो ये कॉर्नर पॉइंट O जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। इस A का कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 8,0। इस C का कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 0,4। बट अभी हमें इसका कॉर्नर पॉइंट नहीं पता, मतलब B जो हमारा है उसका पॉइंट नहीं पता। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि x + y = 8 और x + 3y = 12 को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये दोनों हैं, ये दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो क्लास 10th में आप लोगों ने एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उनमें से आप कोई भी अप्लाई करके इसको x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो चलिए x और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जब हमने सॉल्व किया x और y दोनों इक्वेशन को, जब मैंने सॉल्व किया तो हमें जो x और y की जो वैल्यू मिली है वो मिली है क्या 6 और 2, मतलब ये जो P पॉइंट है हमारा वो 6,2 मिल गया। अब जैसे ही हमें चारों कॉर्नर पॉइंट मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत एक टेबल तैयार करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल के एक कॉलम में हम लिखते हैं क्या, कॉर्नर पॉइंट, और एक में लिख लेते हैं क्या हम Z। अब कॉर्नर पॉइंट हमारे क्या क्या है, कॉर्नर पॉइंट हमारा O है 0,0, कॉर्नर पॉइंट हमारा A है 8,0, कॉर्नर पॉइंट हमारा B है 6,2, कॉर्नर पॉइंट हमारा C है 0,4। अब ये चारों कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे, उनको हम क्या करेंगे, अपने Z, जो हमारा Z था उसमें हम उसको रखेंगे। तो Z हमारा क्या है, मैक्स Z = हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो Z = है क्या मेरा 4x + 3y। तो अगर आप 0,0 रखते हो तो क्या आएगा 0 आएगा, 8,0 रखोगे तो क्या आएगा 32 आएगा, और 6,2 रखोगे तो 24 + 6 30 आएगा, एंड 0,4 रखोगे तो 12 आएगा। अब हमें कह रहा है कि Z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो Z की मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो क्या दिख रही है 32 दिख रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि Z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 32 होगी, और किस पॉइंट पे होगी, x और y की कौन सी वैल्यू होगी, तो वो x और y की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड y की वैल्यू हो जाएगी क्या आपकी 0। यानी इस पॉइंट पर x के 8 और y = 0 पॉइंट पे हमारी Z की क्या होगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, एलपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, मैं कह सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है हमारे केस बेस पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है दो प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी कोई भी कंपनी है और वो कंपनी हमारी क्या कर रही है, वो कंपनी ये कर रही है कि मेरे दो प्रोडक्ट क्या कर रही है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, और कह रहा है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 2 आवर, मतलब जो प्रोडक्ट ए है हमारा, उसके जितने भी यूनिट बनाते हैं, मतलब हर एक यूनिट जो होता है वो 2 आवर्स टाइम लेता है मशीन 1 का। यानी यहाँ पे दो मशीनों की बात की गई है, एक मशीन 1 की बात की गई है और मशीन 2 की बात की गई है। तो हम मान लेते हैं कि ये मशीन 1 हो गया और ये क्या हो गया, मशीन 2 हो गया। अब कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए के हर एक यूनिट को बनाने के लिए जो मशीन 1 जो लेता है वो 2 आवर टाइम लेता है। ओके, और दूसरी चीज है, और जो मशीन 2 लेता है वो हमारा क्या करता है, 1 आवर लेता है। और प्रोडक्ट बी के हर एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन 1 जो होता है वो 1 आवर लेता है और मशीन 2 जो है हमारा वो 2 आवर लेता है। और साथ में ये भी कह रहा है कि मशीन 1 इज अवेलेबल फॉर द 100 आवर, लेकिन मशीन 1 जो है वो केवल 100 आवर तक ही वर्क कर सकता है, यानी उसके पास 100 आवर्स ही अवेलेबल है, 100 आवर ही अवेलेबल है। और मशीन 2 जो है हमारा वो 80 आवर है। ओके, 80 आवर ये हो गया। अब कह रहा है कि मतलब वीक में, अब द प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट ए, जो प्रोडक्ट ए बनाया जा रहा है उसमें पर यूनिट पर जो उसको प्रॉफिट हो रही है वो ₹40 की हो रही है, यानी ₹40 की जो है हर एक यूनिट पे प्रॉफिट हो रही है प्रोडक्ट ए की। और प्रोडक्ट बी पे जो प्रॉफिट मिल रहा है उस कंपनी को वो मिल रहा है ₹30। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म एलपीपी में लिखेंगे। तो एलपीपी में आप लिखोगे कैसे? अगर मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि जो ए है, प्रोडक्ट ए है, उसके एक्स यूनिट बनाए जाते हैं, यानी एक्स यूनिट मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, और जो बी है उसके हम मान लेते हैं कि वाई यूनिट क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एक्स यूनिट, अब एक यूनिट जो है वो कितने आवर ले रहा है, 2 आवर। तो एक्स यूनिट बनाने में कितने आवर लेगा मशीन 1, 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मशीन बी है, सॉरी मशीन जो फर्स्ट है वो बी के एक यूनिट को बनाने में 1 आवर ले रहा है और बना कितने यूनिट रहा है, y यूनिट। इसका मतलब कुल कितना हो गया, y। तो टोटल आवर जो मशीन 1 का है वो क्या है, 100 है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 100, यानी 100 आवर तक उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है जो प्रोडक्ट ए है जो मशीन 2 के थ्रू, तो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में कितना मशीन 2 ले रहा है, 1 आवर, तो यानी 1x और प्लस, और बी जो प्रोडक्ट है मशीन 2 बनाने में ले रहा है एक यूनिट को, वो ले रहा है क्या, 2 आवर, मतलब कि 2y। और ये कितना टोटल ले रहा है, वो ले रहा है आपका 80 आवर। यानी आपकी ये इनक्वलिटीज, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये कंस्ट्रेंट बन गए। अब क्या कह रहा है कि जो ए प्रोडक्ट है हर यूनिट पे उसको ₹40 की प्रॉफिट होता है, ₹40 का प्रॉफिट होता है। तो एक्स यूनिट अगर बना रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल उसके पूरा प्रॉफिट कितना हुआ एक्स यूनिट पे, हो गया वो 40x प्लस 30 बना रहा है, ईच यूनिट पे हमारा ₹30 का प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्ट बी का, मतलब ये टोटल कितना हो गया 30y। अब ये मेरा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और चूंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही निकालना होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा मैक्स z इक्वल टू 4x प्लस 30y। तो अब देखो ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो हो गए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और यहां पे एक्स वाई क्या हो गया, डिसीजन वेरिएबल हो गया, और ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहां पे एक बात और ध्यान देखेंगे, कभी भी भाई कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो निगेटिव में तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी मेरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। तो आपके एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो एलपीबी बनाने के लिए बोलेगा, तो आपने ये एलपीबी बना लिया। तो हमारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमारे जो कंस्टेंट है, सबसे पहले हम कंस्टेंट को क्या करेंगे, इक्वल के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा कंस्टेंट के इक्वल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस 2y इक्वल टू 80। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 के x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालते हैं तो x का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x का इंटरसेप्ट मतलब y 0, तो y की जगह 0 रखते हो आप, तो x हो जाएगा क्या 50, मतलब 50,0। ओके, और अगर मैं y इंटरसेप्ट निकालता हूं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y क्या आ जाएगा आपका
100। इक्वेशन 2 के लिए भी हम इसी तरह से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x पे इंटरसेप्ट क्या मिलेगा हमारा, x पे इंटरसेप्ट मिलेगा मेरा 80,0 और y पे कितना मिलेगा हमें 0,40। तो ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दोनों इक्वेशन के हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले हम इन दोनों लाइनों को क्या करेंगे, अपने ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों के इंफॉर्मेशन से ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन से मैंने क्या किया, दोनों लाइनों को मैंने ड्रॉ कर दिया, लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन। अब हमें पता करेंगे कि हमारा कौन सा एरिया जो होगा वो हमारे सॉल्यूशन को देगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कई सारे हैं, जैसे ये आपके देखोगे आप, ये डिफरेंट आपके रीजन है, इन रीजन में से हम अपने सॉल्यूशन रीजन को निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को लेते हैं और इक्वेशन 1 में क्या करते हैं कि हम 50 से बिलो या तो 50 से अबव कोई एक वैल्यू को चूज कर लेते हैं। तो सपोज मैं मान लेता हूँ 40 को ले लेता हूँ, यानी कि इस वैल्यू को मैं चूज कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ क्या 40 एंड वाई की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं 0, और इसको इक्वेशन नंबर 1 के इक्वलिटीज में रख देता हूँ। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो एक्स की वैल्यू जब रखोगे आप 40, तो 2 इंटू 40 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा 40 आएगा, जो कि मेरा क्या है 100 से बिलो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन 1 है उसके लेफ्ट साइड में ही हमारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए इसकी कलरिंग कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपका ये एरिया कवर करेगा, ये एरिया आपका, ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में भी हम 80 से बिलो 70,0 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं क्या 70 और वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, और सेकंड इक्वलिटीज में रखते हैं। तो एक्स की जगह आप अगर 70 रखते हो तो 70 लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये भी हमारा लेफ्ट साइड ही एरिया कवर करेगा। तो लेफ्ट साइड एरिया कवर करने का मतलब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड से एरिया, मतलब ये एरिया कवर करेगा। तो इस एरिया को हम सेडेट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो एरिया हमारा कवर हुआ है वो ये एरिया है, मतलब ये उसके कॉर्नर पॉइंट हो गए, ठीक है। तो चलिए कॉर्नर पॉइंट की नेमिंग कर लेते हैं। जैसे ये ओ हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट ए हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 50,0। ये एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा बी, जिसका अभी हम लोग कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा मेरा, सपोज मान लेता हूं मैं सी। तो सी जिसका कॉर्नर पॉइंट क्या जाएगा 0,40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सॉल्व करके बी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी पॉइंट जो हमारा आया वो 40,20 आ गया। तो ये हमें चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब चारों कॉर्नर पॉइंट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाया हमने, टेबल में क्या करेंगे, 2 कॉलम लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बता चुका, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। ये एक तरह से आप रिवीजन कर सकते हो। और ये ले लिया मैंने z। कॉर्नर पॉइंट हमारे क्या हो गया 0 0 0, एक हो गया a दैट इज योर 50,0, b 40,20 एंड द c 0,40। अब ये चारों वैल्यूज बारी बारी करके क्या करेंगे, हम इस मैक्स z यानी कि z में रख के कैलकुलेट कर लेंगे z की वैल्यू। तो 40,x पहला तो वैल्यू 0 आ जाएगा, दूसरा जब 50 रखोगे तो आप क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है। 40,20 कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया आपका 1600 और प्लस 600, ओके, कितना हो जाएगा 2200। तो ये हो गया आपका 2200 एंड द लास्ट 1200। तो इस टेबल में देख रहे हो आप, जो मैक्सिमम जेड की जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 2200। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट ए है, यानी जो प्रोडक्ट ए है उसके एक्स यूनिट जो बनाए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाए जा रहे हैं उसके 40 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। एंड जो प्रोडक्ट बी है उसके मेरे 20 यूनिट्स वीक में बनाए जा रहे हैं, जिससे कि उस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हो तो एलपीपी एग्जाम में बिल्कुल इजी और स्कोरिंग हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।